वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का छत्तीसगढ़ इतिहास की इस ऐतिहासिक कक्षा में स्वागत है। हम आज बात करने जा रहे हैं नल वंश के बारे में। लेकिन नल वंश के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को बहुत सारी ऐसे वंशों के बारे में बताऊं जो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर शासन करते थे, या ये कह लीजिए एक बड़े वंश थे जो भारत के बहुत अधिक प्रदेशों पर कब्जा करते थे। हमने गुप्त वंश पढ़ा है, हमने नंदन मौर्य वंश पढ़ा है, हमने दक्षिण भारत से आए वकाटक काल को पढ़ा है, गुप्त काल को पढ़ा है। ये सभी वे वंश थे जो वंश भारत के अनेक राज्यों में शासन करते थे, जिसमें छत्तीसगढ़ भी उनके अधीन हुआ करता था। पर क्या हमने कभी सोचा है कि जिस क्षेत्र को रामायण काल में दंडकारण्य कहा जाता था, जिस क्षेत्र को महाभारत काल में महाकांतार कहा जाता था, इस वर्तमान में बस्तर के क्षेत्र में कौन शासन करता था? बस्तर के क्षेत्र में अपना ही साम्राज्य चला करता था और ये प्राचीन काल से चल रहा है। लेकिन अभी हम क्योंकि नल वंश के बारे में बात कर रहे हैं, तो नल वंश का शासन 5वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा है। 5वीं से 12वीं शताब्दी तक एक लंबा शासनकाल होता है। तो समझ सकते हैं कि बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक अपना ही एकाधिकार जमाने वाले इस नल वंश के बारे में हम बहुत विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे बस्तर की बात कर रहा हूँ और इसी वजह से इसे बस्तर के नल वंश के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अभी की क्लास में मैं आप लोगों को बस्तर के नल वंश के बारे में बतलाऊंगा। वैसे जैसा कि हमारे साइट पे लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के नल वंश के संस्थापक शिशुकु तथा था, किंतु वास्तविक संस्थापक वाराह राज को माना जाता है। तो याद रखिएगा, आपको अगर संस्थापक पूछे, वाराह राज ऑप्शन में दिया है तो आप उसे टिक लगा करके आएंगे। अगर आपको शिशुक्षु ऑप्शन में दिया है तो शिशुक को आप ऑप्शन में टिक लगा करके आएंगे। परंतु अगर आप लोगों को कुछ इस प्रकार से पूछता है प्रश्न कि वास्तविक संस्थापक, तो आप वाराह राज लगा करके आएंगे। और सिर्फ संस्थापक पूछता है और अगर ऑप्शन में दोनों दे दिया है, शिशुक और वाराह राज, तो इस स्थिति में शिशुक लगा करके आएंगे। आप सभी ने क्या मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है? प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करते चले, क्योंकि बहुत ही मेहनत से सीजीपीएस व्यापम के अनवरत क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद मैं अपने पूरे अनुभव का निचोड़ मैं इस वीडियो में साझा करता हूं। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को क्रिएट करने में। वैसे छत्तीसगढ़ के नल वंश को नल नाग वंश भी कहा जाता है। वैसे इनका शासन क्षेत्र अपन बता दें तो याद रखिएगा कि इनका शासन क्षेत्र बस्तर, कोराटपुर जब हम बोलते हैं तो वर्तमान का कांकेर है ना, वर्तमान का जो कांकेर के आसपास के क्षेत्र है, बस्तर कोराटपुर का क्षेत्र है। तथा इनकी राजधानी की अगर आप लोग बात करेंगे तो पुष्करी इनकी राजधानी थी। अब जब मैं पुष्करी बोलता हूं तो आप सभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये नाम आज के समय में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि पुष्करी आज के समय में बन चुका है भोपालपट्टनम, जो कि बीजापुर जिले में आता है। तो भोपालपट्टनम का जो क्षेत्र है बिल्कुल बॉर्डर में है ना, एकदम छत्तीसगढ़ के एंड पॉइंट के आसपास। तो अपन को इस क्षेत्र में शासन करते थे। तो याद रखिएगा, वैसे इनके अलग अलग राजाओं के शासनकाल में कुछ राजधानियां इधर उधर भी होंगी, हम उसे भी आके देखेंगे। पर अभी आपको जितना बताया गया वो ये है कि 5वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक नल वंश ने शासन किया। मुख्य रूप से नल वंश कहाँ शासन करते थे? बस्तर के क्षेत्र में शासन करते थे, इसीलिए इन्हें बस्तर के नल वंश भी कहा जाता है। वैसे इन्हें नल नाग वंश भी कहा जाता है। मैंने बताया बस्तर के कोराटपुर और वर्तमान कांकेर में ये शासन करते थे। पुष्करी किसका नाम है? तो वर्तमान में जो भोपालपट्टनम के नाम से प्रसिद्ध है उसे ही हम लोग पुष्करी कहा करते थे। वैसे इस वंश के सबसे प्रतापी राजा भवदत्त वर्मन हुए थे। अभी हम जो स्लाइड में देख पा रहे हैं कि नल वंश के समकालीन वकाटक थे, तो आप लोगों को वकाटक और नल वंश को बीच में कुछ संघर्ष भी देखने को मिलते रहेगा। इन दोनों वंशों के बीच में लंबा संघर्ष चला, जैसे कि हमने देखा भी और अभी हम और भी देखेंगे। नल वंश का वर्णन सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर हम बोलें तो वायु पुराण में भी हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें नल वंश का वर्णन किया गया है। वैसे अपन आगे बढ़ते हैं। ये कुछ जो क्वाइंस आप लोगों को दिख रहे थे ये उन्हीं के शासनकाल के हैं। अपन आगे चलते हैं। अब नल वंश के कुछ प्रमुख शासक आएंगे और हम एक एक करके एक एक शासक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे यह लगता है कि आखिरकार ये सब चीज़ें हमें मालूम कहाँ से चलती। ना मैं नल वंश के समय में था, ना तुम नल वंश के समय में थे, तो आखिरकार ये क्लास में तैयार कैसे कर पा रहा हूँ? एक पूरा तात्विक सर्वेक्षणों व पूरा तात्विक स्रोतों से हमें ये ज्ञात पड़ता है कि भवदत्त वर्मा, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक अगर कोई पूछ दे तो आपको लिख करके आना है भवदत्त वर्मन। यही भवदत्त वर्मन का एक ताम्र पत्र अमरावती से प्राप्त हुआ है।
पोड़ागढ़ जयपुर राज्य शिलालेख भी हमें मिलता है, और पंड्या पाथर लेख जो कि ओडिशा में मिलता है। विलास तुंग का राजिम शिलालेख मिलता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी इनका जिक्र है। गुप्त जो कि हमें वकाटक बोल सकते हैं का रिद्धिपुर ताम्रपत्र में भी इनका उल्लेख है, क्योंकि वो तो इस संघर्ष रहा ना इनका। चालुक्य के पुलकेशिन प्रथम की एहोल प्रशस्ति में भी इनका जिक्र है, और पल्लव नंदीवर्धन के उदयद्रिम ताम्रपत्र में भी इनका जिक्र है। वैसे नलवंश कालीन सिक्के हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले मैंने जैसा कि खोल के रखा हुआ है चीफ रूलर ऑफ नल डायनेस्टी, नल वंश के प्रमुख संस्थापक। सबसे पहले हम शिशुक का नाम ढूंढते हैं, क्योंकि जो शिशुक है ना वो वास्तविकता में इनका इस वंश का संस्थापक रहेगा। तो कह सकते हैं कि 290 या 330 के आसपास, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ये नल वंश का संस्थापना किया। लेकिन जब मैं बताऊं कि नल वंश अपना संबंध किससे जोड़ते हैं, तो नल वंश अपना संबंध पौराणिक नल से स्थापित करते हैं, किंतु ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। वैदिक कालीन ग्रंथों तथा शतपथ ब्राह्मण, रामायण, महाभारत आदि में नलों का उल्लेख मिलता है। अब अपन शिशुक की जब बात करते हैं तो मैंने बताया कि 290 से 330 तक इसने शासन किया, नल वंश का ये संस्थापक रहा है। एक चीज और याद रखिएगा कि शिशुक क्योंकि यह सबसे पुराना है, और हमने बात भी की कि इनका पुराणों में जिक्र है। कौन से पुराण में इनका जिक्र है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या? जिन जिन स्टूडेंट्स ने इस क्लास को देखा है आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने बताया है तो आप सभी को बताना है कि वो कौन सा पुराण है जिस पुराण में इनका जिक्र हमें प्राप्त होता है। तो नल वंश के संस्थापक का पौराणिक साहित्य में भी उल्लेख मिलता है, यानी कि शिशुक का। फिर अपन आ जाते हैं अगले राजा व्याघराज पे। व्याघराज का जो शासनकाल है यहाँ पे लिखा नहीं गया है, पर मैं आप लोग को बता दूं 330 से लेकर के 370 तक, 330 से लेकर के 370 तक इनका शासन रहा। जैसा यहाँ पे लिखा है कि हरिशयन की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय अभियान के दौरान नलवंशीय शासक व्याघराज को पराजित किया और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की। क्योंकि व्याघराज को हराया तो व्याघ्रहंता की उपाधि धारण करी। वैसे इसके बारे में और बता दूं कि 350 ईस्वी में महाकांतार में व्याघराज का शासन होने के विवरण मिलता है। और यह भी आप लोगों को याद रखना है कि बस्तन अंचल में नलवंश के शासन का प्रारंभ मान सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इन सभी चीज़ों का जिक्र है, ये घटनाओं का। तो व्याघ्रदंता की उपाधि उसने धारण करी थी। समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान में अपने ग्रहण मोक्षान ग्रह की नीति के अनुसार किसे हराया था, ये कभी पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि व्याघराज को हराया था। आगे अपन चलते हैं वृषभ ध्वज या वृषभ राज। आप लोग घबराएंगे नहीं, देखिए मैं हर वो पॉइंट्स बतलाते चलूंगा जहां पे हम गलती करते हैं। यहां लिखा हुआ है वृषभ राज, और आपको अगर दे दे वृषभ ध्वज, एक ही है। कई किताबों में वृषभ ध्वज है, कई किताबों में वृषभ ध्वज है। 370 से लेकर के 400 ईस्वी इसके शासन काल के संबंध में कोई ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं, या ये कह लीजिए कि इसके शासनकाल में जो चीज़ें या तो हम ढूंढ नहीं पाए या तो इसमें कुछ खास हुआ नहीं। आगे अपन चलते हैं वाराहराज। वाराहराज 400 से लेकर के 435 ईस्वी तक रहा। अब इस वंश का वास्तविक संस्थापक इसे क्यों माना जाता है? देखिए इसका नाम मैंने जब आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि शिशुक जो है वो संस्थापक है, पर वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है क्योंकि एक्चुअल में वर्क जो करते हैं ना किंगडम स्थापित करने के लिए, वो इसने किया। इस वंश का सर्वप्रथम शासक वाराहराज था, और एडेंगा के मुद्रा भांड में वाराहराज की 29 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। पहला क्वेश्चन पीएससी पूछेगा कि वाराहराज की स्वर्ण मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं। आपको याद रखना है एडेंगा के मृत भांड से मिली हैं, एडेंगा के मृत भांड से मिली हैं। संख्या भी पूछी जा सकती है, तो आप लोगों को 29 सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये भी याद रखना है। और इसके साथ में याद रखना है कि इन सिक्कों पर क्या लिखा हुआ था। तो इन सिक्कों पे श्री वाराहराजस्य या श्री वराहराजस्य इस प्रकार से अंकित था।
श्री वाराह राजस्य। तो कई बार ना क्या अंकित था इन सिक्कों में ये भी पूछा जा सकता है। तो श्री वाराह राजस्य यानी कि श्री वाराह का राज्य इस प्रकार से अंकित था। 400 से 435 तक, यहाँ पे 440 लिखा, आप 440 भी देख सकते हैं। इस समय तक लगभग इसने शासन किया और इस दौरान में 29 स्वर्ण सिक्काएं अभी तक हमने इसकी बाराबत कर चुकी और कहाँ से करी हैं? एडिंगा से। वैसे वाराह राज के सिक्कों पर नंदी का अंकन होता था, जिससे यह समझ में आता है कि अगर कोई अपने सिक्कों में नंदी बना रहा है जो कि शिव की सवारी है, तो कहीं ना कहीं वो शैव मतानुयायी था या शैव धर्म को मानने वाला था, ऐसा अपन समझ सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाराह राज की मुद्रा कोंडा गांव के एडेंगा गांव से मिली है, जो मैंने अभी बताया भी आप लोगों को। आगे एक बात आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि डॉक्टर मिरासी, जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा कार्य किए हैं इतिहास के मामलों में, अभिलेखीय साक्ष्यों से नल वकाटक संघर्ष की जानकारी मिलती है। वैसे आगे अपन चलते हैं भवदत्त वर्मन की ओर। भवदत्त वर्मन के भी एक अच्छा शासन रहा और हमने बार बार बोला है कि भवदत्त वर्मन एक इंपॉर्टेंट नेम है। जब हम नल वंश को पढ़ते हैं तो नल वंश के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम भवदत्त वर्मन आता है। 440 या 435 से लेकर के 465 तक, कई किताबों में 440 लिखा है, कई किताबों में 435 लिखा है, लगभग इसी के आसपास में इनका शासन शुरू हुआ। भवदत्त वर्मन बहुत महत्वपूर्ण नाम है। आप स्लाइड को तो बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसको जरूर ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाइए। और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया इतना पढ़ाने के बाद में अब लाइक और सब्सक्राइब बनता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे राजा हैं, हमको सभी राजाओं को आप लोगों को पूरे डिटेल से पढ़ाना है। वैसे मैं आप लोगों को भवदत्त वर्मन के बारे में जब बताना शुरू करूं तो नल वंश में वाराह राज का उत्तराधिकारी भवदत्त वर्मन हुआ। स्कंद वर्मन के पोड़ागढ़ अभिलेख से भवदत्त नाम उत्कृष्ट है। भवदत्त वर्मा के ताम्रपत्र में भवदत्त वर्मन का अंकन मिलता है। भवदत्त वर्मन को वकाटकों से संघर्ष करना पड़ा। अब देखिए, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि सबसे शक्तिशाली राजा है, तो सबसे शक्तिशाली राजा है, सबसे पराक्रमी राजा का दर्जा इसी को मिला हुआ है, भवदत्त वर्मन को। तो भवदत्त वर्मन को यूं ही पराक्रमी राजा का दर्जा मिलेगा क्या? जिसके जीवन में संघर्ष होगा वही तो पराक्रमी बनेगा। तो भवदत्त वर्मन को वो अवसर प्राप्त हुआ कि वो संघर्ष कर सके। तो हमने अभी अभी बात किया है कि इनके समकालीन कौन है भैया, तो इनके समकालीन वकाटक शासक है और इसका भवदत्त वर्मन का जो कॉम्पिटिटर रहेगा वो नरेंद्र सेन रहेगा। कई बार पूछा जाता है ना, तो भवदत्त वर्मन का जो कॉम्पिटिटर रहेगा जिससे इसकी भिड़ंत होगी वो कौन रहेगा? नरेंद्र सेन रहेगा। नाम हमने वकाटक काल में इसका पढ़ाया हुआ है, जाके पढ़ लेंगे। संभवतः भवदत्त वर्मन के पिता वाराह राज को वकाटक नृपति नरेंद्र सेन ने युद्ध में पराजित किया था। अपन कुछ इनके बारे में और भी देखते हैं कि जो भवदत्त वर्मन है इसका सबसे ज़्यादा जो जानकारी है वो हमको रिद्धिपुर ताम्रपत्र से या रिद्धिपुर ताम्रपत्र से हमें प्राप्त होगा। रिद्धिपुर ताम्रपत्र में इनके संबंध में बहुत सारी चीज़ें अंकित हैं, जैसे कि इसे कई जगह महेश्वर, इसे कई जगह त्रिपताकध्वज और इस प्रकार से कई जगह महाराज, कई जगह नल वंश प्रसूत, कई जगह श्री महाराज भवदत्त वर्मा, इस प्रकार से भी संबोधित किया गया है। तो रिद्धिपुर ताम्रवत में नल नृपति यानी कि नल राजा भवदत्त वर्मन को अलग अलग नाम जैसे महाराज, नल वंश प्रसूत, श्री महाराज भवदत्त वर्मन, महेश्वर और त्रिपतकाध्वज इस नामों से वर्णित किया गया है। भवदत्त वर्मन महेश्वर अर्थात भगवान शिव एवं कार्तिकेय का उपासक था। और जैसे हमने इसके पहले भी देखा ना कि ये लोग शैव धर्म को मान रहे हैं, क्योंकि इसके जो ऊपर वाले थे वाराह राज जी, वो भी नंदी का अपने सिक्कों में अंकन करे थे। तो शैव धर्म की इनके प्रति आस्था अटूट है। वैसे एडिंगा के प्राप्त भवदत्त की एकमात्र स्वर्ण मुंडा मिली है जिसमें भवदत्त राजस्य इस प्रकार से उत्कृष्ट है। इससे यह समझ में आता है कि वाराह राज के 29 सिक्के हम लोग को मिले थे, वो भी एडिंगा से मिले थे, और भवदत्त वर्मा की एक ही सिक्का मिले। लेकिन ये तो क्लियर हो रहा है कि वाराह राज ने भी अपने सिक्के में वाराह राजस्य इस प्रकार से अंकित कराया था और उसके ही उत्तराधिकारी भवदत्त वर्मन ने भी अपने सिक्के में श्री भवदत्त राजस्य इस प्रकार से अंकित कराया, जिससे यह समझ में आता है
कि इनके में अपने नाम के आगे राजस्य लगा करके और नाम के आगे श्री लगा करके एक सिक्के अंकित करने की और स्वर्ण मुद्राओं का चलन था। चांदी वांदी के तो नहीं मिले, स्वर्ण मिले हैं, स्वर्ण मुद्राओं का अंकन था। वैसे रिद्धिपुर ताम्रपत्र से हमें यह भी मालूम चलता है कि नल नृपति भवदत्त वर्मन की प्रधान जो रानी है वो अचली भट्टारिका थी। तो अचली भट्टारिका जो है ये इनकी मुख्य अर्धांगिनी थी या पत्नी थी या नृपरानी थी। वह राजा भवदत्त वर्मा के साथ दान देने के निमित्त प्रयाग की यात्रा की थी और इसी वजह से शायद इनका अच्छा खासा संबंध रहा होगा। तो इतना चीज पढ़ने के बाद में आप लोगों को समझ में आया होगा कि भवदत्त वर्मन साहसी क्यों था। लेकिन मैंने एक चीज तो बतलाया ही नहीं कि भवदत्त वर्मन साहसी कैसे बना, लड़ा किससे, कब कब लड़ा। तो देखिए भवदत्त जो वर्मा है उसका वकाटकों से संघर्ष तो चलता था, तो भवदत्त वर्मन के समकालीन वकाटक हुए और विशेषकर इसकी युद्ध नरेंद्र सेन से हुआ। तो हमें यह समझ में आता है कि इसके पिता वाराह राज को वकाटक नृपति नरेंद्र सेन से युद्ध में पराजित किया था। तो जो नरेंद्र सेन था ना वो इसके पिता वाराह राज को पराजित किया था। और हमने देखा भी है कि वाराह राज को पराजित कर हमने नल वंश में जब हम पढ़ रहे थे, वकाटक काल जब पढ़ रहे थे तब इसे हमने देखा था। तो वाराह राज को पराजित किया पर अपने पिता के बदला तो इसे लेना था। इसी वजह से अपने पिता का बदला लेने के लिए भवदत्त वर्मा ने इससे युद्ध लड़ा और वकाटकों को हराया। और भवदत्त वर्मा ने वकाटकों की राजधानी नर्दीवर्धन में एक ताम्रपत्र जारी किया था। यह अभिलेख नल नृपति के विषय में विवरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार भवदत्त वर्मन के राज्य का विस्तार ओडिशा के कोराटपुर के विदर्भ में नंदीवर्धन तक विस्तृत था। तो अब हमको मालूम चला कि भैया बस्तर के साथ में अब ये ओडिशा के नंदीवर्धन तक भी अपने राज्य को फैला दिया। कब फैलाया? जब ये वकाटक नरेश नरेंद्र सेन से जीता। और नरेंद्र सेन कौन? वही जो इसके पिताजी वाराह राज को कभी हराए थे। वैसे अभी हमको अर्थपति भट्टारक, उसके बाद में स्कंदवर्मन, स्तंभराज, नंदराज, विलासतुंग, पृथ्वीव्याघ्र, भीमसेन देव और नरेंद्र धवल को भी पढ़ना है। उसके बाद में हम सरबपुरिया वंश पढ़ेंगे। वैसे ये वीडियो लंबी हो रही है और क्योंकि बहुत सारे राजाओं के नाम है तो हम इसकी पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। तो अगली पार्ट के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स में जवाब दें। और क्लास कैसी लग रही है जरूर मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू।